मेरे प्यारे बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और इस क्लास में बेसिक कंप्लीट करवाएंगे एक्सरसाइज 12.4 का। और पिछली क्लास में एग्जाम्पल कंप्लीट करवाए थे एक्सरसाइज 12.3 के। अगर आपने कंप्लीट नहीं किए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। और इस क्लास में बेसिक कंप्लीट करवाएंगे, तो लाइक कर दो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि मजा आने वाला है। इस क्लास में उड़ने वाला है बेसिक का गर्दा। तो आपको दिख रहा होगा फर्स्ट में सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर का सेंटर निकलवाएंगे। पहले में ओरल बताते हैं कितने रूल आपको पढ़ना है इस क्लास में। 3 रूल आपको पढ़ना है। पहला तो दिख रहा होगा, सेकंड और थर्ड वो बाद में करवाएंगे, पहले इसको बताएंगे। तो यहां पर क्या लिखा हुआ दिख रहा है आपको? कर्वेचर। अगर कर्वेचर लिखा है तो कर्व जरूर होगा। क्या हमने बताया? अगर कर्वेचर लिखा है तो कर्व जरूर होगा। देख लो यहां पे, ये क्यों हम बता रहे हैं? ये इसलिए बता रहे हैं, कर्वेचर का सेंटर अगर निकालना है तो ये आपको समझना पड़ेगा जो हम आपको समझा रहे हैं। अगर कर्वेचर है तो कर्व जरूर होगा। और आपको पता है कि जो कर्व के इक्वेशन होते हैं, पैराबोला है, सर्किल है, हाइपरबोला है, इलिप्स है, इनको क्या बोलते हैं? कर्व ही बोलते हैं। जैसे देख लो यहाँ पे, पहले हम लिखते हैं यहाँ पे सर्किल, और फिर यहाँ पे पैराबोला, और फिर यहाँ पे इलिप्स, फिर यहाँ पे लिखते हैं हाइपरबोला। ये सब क्या हैं? सर्किल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, चाहे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ले लो, ये सब क्या है? ये कर्व हैं। इनके इक्वेशन आपको मिलेंगे जब क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। अब अगर कर्व है तो सेंटर जरूर होगा। अगर कर्व है तो सेंटर जरूर होगा। आपको पता है, अगर सर्किल की बात करें इसका भी सेंटर होता है, पैराबोला की बात करें तो इसका भी सेंटर होता है, लेकिन फोकी बोलते हैं, फोकस भी बोलते हैं, फोकी भी बोलते हैं। समझ गए? यहाँ पर फोकी को बोलते हैं सेंटर। इलिप्स का भी सेंटर होता है, हाइपरबोला का भी सेंटर होता है। तो फिर आपको समझना है कि अगर कर्वेचर है तो कर्व जरूर होगा। इस तरीके से कर्व के इक्वेशन मिलते हैं। अगर कर्व है तो सेंटर जरूर होगा। अब डायग्राम हम बनवाएंगे, क्योंकि कर्वेचर का सेंटर निकालना है तो डायग्राम का यूज होगा। समझ गए? इसलिए ये कथा हम आपको बता रहे हैं कि कर्व है, सेंटर जरूर होगा। तो देख लो भाई, वर्टिकल लाइन ड्रा कर लो। सबसे पहले वर्टिकल लाइन ड्रा कर लो, फिर हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे। इसकी बात करेंगे हॉरिजॉन्टल की। ठीक है, ये एक्स एक्सिस, यहां पर आपको डाल देना है वाई एक्सिस। समझ गए? और इसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं, ओ से डिनोट करते हैं। तो यहां पे लिख भी देते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। हिंदी में मूल बिंदु, हिंदी में क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। अगर कर्वेचर का सेंटर निकालना है तो क्या जरूर होगा? कर्व जरूर होगा, और उसका सेंटर भी होगा, क्योंकि कर्व है तो सेंटर जरूर होगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे? कर्व ड्रा कर लेते हैं यहां पे। ठीक है, यहां पर हम कर्व लेते हैं
देख लो यहाँ पे y के इक्वल एफ एक्स, हमने क्या ले लिया, y इक्वल एफ एक्स। सर्किल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला क्यों नहीं लिया? क्योंकि अभी आपको सिखाएंगे कर्वेचर का सेंटर। जब न्यूमेरिकली वैल्यू आएगी, क्वेश्चन जब सॉल्व करवाएंगे तब आपको बताएंगे कि सर्किल में, पैराबोला में, इलिप्स में, हाइपरबोला के सेंटर कैसे फाइंड करोगे। लेकिन यहाँ पे दो फार्मूले आपको याद रखना है, क्योंकि अगर हम सेंटर की बात करें किसी की तो उसमें अब्सिसा और ऑर्डिनेट जरूर मिलता है। भुज और कोटि बोलते हैं, भुज को अब्सिसा बोलते हैं और कोटि को ऑर्डिनेट बोलते हैं, समझ गए। तो पहले उनको निकलवाते हैं, एकदम सिंपल तरीके से बताएंगे कर्वेचर का सेंटर कैसे निकालोगे। तो ये y इक्वल एफ एक्स हमने कर्व ले लिया। अब इसकी टेंजेंट लाइन ड्रा करेंगे। तो देख लो भाई, टेंजेंट लाइन, ये हमने टेंजेंट लाइन ड्रा की है, इसको t डाल देते हैं, क्योंकि टेंजेंट को किससे लिखते हैं, t से लिखते हैं टेंजेंट को, तो इसीलिए इस पॉइंट को हमने t डाल दिया। ठीक है, आप कुछ भी पॉइंट डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये टेंजेंट लाइन है किसकी, इस कर्व की, तो t यहाँ पे डाल दो, क्योंकि टेंजेंट को t से लिखा जाता है। अब बात करेंगे हम इस पॉइंट की, टेंजेंट पॉइंट बताना है। तो आपको पता है कि यहाँ पर जो होता है ये पॉइंट होता है, क्योंकि अगर कर्व का इक्वेशन y इक्वल एफ एक्स है तो x का y पॉइंट आएगा, टेंजेंट पॉइंट होता है ये। अगर कर्व का इक्वेशन हम r इक्वल ए एफ थीटा ले लेते, अगर पोलर फॉर्म में ले लेते, ये है कार्टेशियन फॉर्म में, ये है पोलर फॉर्म में। अगर हम पोलर फॉर्म में कर्व का इक्वेशन ले लेते तो ये पॉइंट क्या हो जाता, r कामा थीटा हो जाता, समझ गए। तो भाई समझो, वहां पे x कामा y हमने लिखा है, क्योंकि जो कर्व का इक्वेशन है ये कार्टेशियन फॉर्म में। ठीक है, अब आपसे हम ये पूछें कि ये जो y डिस्टेंस है वो y एक्सिस की है, कहाँ से कहाँ तक है। देखो अब बताओ, अगर हम बात करें, ये लाइन सीधी नहीं ड्रा हुई ना, सीधी एकदम ड्रा करना है। ये लाइन जो समझा रहे हैं उसको समझना है, कर्वेचर का सेंटर इजीली निकल जाएगा एकदम सिंपल तरीके से। तो हमने आपसे ये कहा कि ये बताइए, ये y जो है y एक्सिस डिस्टेंस, समझिए y एक्सिस की है, तो यहाँ से यहाँ तक हम क्या बोलेंगे, y बोलेंगे। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या बोलेंगे, y बोलेंगे, समझ गए। इसको पॉइंट डाल दो, m डाल दो, और ये x, ये डिस्टेंस, ये x एक्सिस की है, y जो है वो y एक्सिस की डिस्टेंस होती है, और x जो है x एक्सिस की डिस्टेंस है। तो ओरिजिन से आपको लेना है, मतलब कहने का है x जो रहेगा ओरिजिन से यहाँ तक की डिस्टेंस है, x एक्सिस पर ओरिजिन से पॉइंट m जो है यहाँ तक की डिस्टेंस है, समझ गए। इतना क्लियर हुआ? अगर क्लियर हुआ है तो भाई लाइक आइक ठोक दो, दबा दबा के वीडियो को लाइक करो। फ्री में लाइक होता है और फ्री में ही चैनल सब्सक्राइब होता है, साथ साथ चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना है। और बेल आइकन, घंटा बोलते हैं, बेल आइकन को क्या बोलते हैं, घंटा बोलते हैं, उसको जरूर बजा देना है, क्योंकि उसे नहीं बजाओगे तो हमको सुनाई नहीं पड़ेगा ना कि जो क्लास अगली आएगी वो हम बता नहीं पाएंगे आपको कि कब क्लास आएगी। तो इसीलिए घंटा बजाने से आपको ये पता चलता रहेगा कि सर क्लास ले रहे हैं, समझ गए। तो हमने यही बोला है कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस y रहेगी और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x रहेगी। नाम भी बताया था, आगे जो लिखा है ना इसको भुज बोलते हैं, इंग्लिश में अब्सिसा बोलते हैं। जो बाद में लिखा है बाद में
ऑर्डिनेट बोलते हैं और हिंदी में कोटि बोलते हैं। समझ गए। अब हम बात करेंगे सेंटर की, क्योंकि कर्वेचर का हमको सेंटर फाइंड करना है, तो हमने कर्व ले लिया ये, ठीक है। अब बात करेंगे सेंटर की। तो देखो भैया, यही तो निकलवाएंगे जो यहाँ पे सेंटर लेंगे। जैसे अगर हम आपसे ये कहें, जैसे ये सर्किल है, सर्किल ड्रा करते हैं ये, ठीक है, तो सेंटर यही आप बताओगे बीच का। तो ऐसे इसका बताओ कहाँ पे ले लें ये सेंटर, जल्दी बताओ। थोड़ा हम यहाँ पे ले लें, ये लो, हमने यहाँ पे सेंटर ले लिया यहाँ पे, ठीक है। ये बहुत बड़ा ऐसे करके बन जाएगा, बहुत बड़ा। जैसे यहाँ पे तो छोटा बना दिया ना, ये बहुत बड़ा बन जाएगा, तो बहुत बड़ा बन जाएगा, तो यहाँ पे सेंटर ले लिया, ठीक है। अब आपसे ये कहें कि सेंटर को हमने सी से लिख लिया और सेंटर को लेट कर लिया। सेंटर को क्या लेट कर लिया? अल्फा कामा बीटा। हमने इस पॉइंट को सी लेट किया है सेंटर को। जैसे अगर हम आपसे ये कहें कि ये सेंटर ओ, तो ओ से चाहे आप डिनोट कर लो सेंटर को, चाहे सी से कर लो, आपकी मर्जी है। अब देखो यहाँ पे जो अल्फा और बीटा हमने लेट किया है सेंटर, इसी की तो वैल्यू निकलवाएंगे, अल्फा और बीटा की। आप कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पे पी क्यू ले लो, जो मर्जी हो उसको ले लो, लेकिन एक्स कामा वाई को छोड़ के। जैसे यहाँ पे अल्फा बीटा हमने ले लिया, आप कुछ भी ले लो लेकिन एक्स वाई को छोड़ के। समझ गए? तो अल्फा बीटा ले लिया तो अल्फा की वैल्यू निकलवाएंगे और बीटा की निकलवाएंगे। वही आपको याद करना है, क्योंकि उसी से क्वेश्चन में आएगा सेंटर निकालने को, तो उस फार्मूले का हम यूज करके निकाल देंगे। एकदम सिंपल मेथड बताएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर अल्फा की बात करें और बीटा की बात करें, जैसे यहाँ पे इस पॉइंट की बात की थी, तो आपने बताया था कि बाई एक्सिस पर ये बाई डिस्टेंस मिल जाएगा और ये वाला एक्स जो है एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस मिल जाएगी। तो ऐसे ही यहाँ पर है, इसको भी बताना है। तो अल्फा और बीटा की बात करें तो बीटा आपको बता देना कि ये बीटा बाई एक्सिस की डिस्टेंस है। तो देख लो, वाई एक्सिस की डिस्टेंस है, ये लो, वाई एक्सिस की डिस्टेंस है, ये लो। तो बीटा वाई एक्सिस की डिस्टेंस है, हमने यहाँ पे बीटा डाल दिया, ठीक है। ऐसे करके समझते रहना है। बीटा जो है बाई एक्सिस की डिस्टेंस है, हमने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ से यहाँ तक की। इस पॉइंट को क्या ले लो, जो मर्जी है उसको डाल दो। तो यम ले चुके ना, यन ले लो, ठीक है। ये समझ रहे हो कि बाद वाला जो होता है वो बाई एक्सिस की डिस्टेंस है और जो पहले लिखा है वो एक्स एक्सिस की डिस्टेंस है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो क्या है, ये अल्फा है, ठीक है, अल्फा है। और रेडियस, भाई अगर सेंटर होगा तो रेडियस आपको जरूर मिलेगा। ये सब कथा जो बताते हैं ना ये साइड से, यही तो तोड़ होता है। ये जो बता रहे हैं ये क्या है, ये तोड़ है कर्वेचर का सेंटर निकालने के लिए। ये अगर ये मोटी बातें यहाँ पे दिमाग में है तो दिक्कत नहीं आएगी सेंटर निकालने में। समझ गए? तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की अल्फा, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे रेडियस की, क्योंकि अगर कर्व है तो सेंटर जरूर होगा, सेंटर है तो रेडियस जरूर होगी। तो ये देखो रेडियस, ये हमने क्या कर लिया, रेडियस, ठीक है। आप लोग ये रेडियस ज्वाइंट कर लो, P से C तक, P से C तक। और आपको पता है ये क्या होता है, मतलब C से अगर हम बात करें C से P तक, इसको क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो यहाँ पर हम रो, यहाँ पे क्या करते हैं, रो, यहाँ से यहाँ तक रो। तो रो ऐसा बनाना C ना लगे, रो कैसा बनाना, C ना लगे, मतलब C और E थोड़ा सा ऐसे करके, थोड़ा मेरा कैसा भी बनता हो, आप जैसा बनाते हो ना वैसा बनाओ, या मेरी तरह बना लो, कोई दिक्कत
वाली बात नहीं, हम ऐसा बनाते हैं रो, ठीक है, ये रो है। अब अगर आपसे ये कहें कि n से m तक जो डिस्टेंस रहेगी वो यहाँ से यहाँ तक अगर हम परपेंडिकुलर ड्रा कर दें यहाँ से यहाँ तक तो इक्वल रहेगी ना। कहने का मतलब है यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस y है, तो अगर इस पॉइंट से हम क्या करें, ये परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर हम ड्रा कर देते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या रहेगी, यही तो रहेगी, जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है बाई वही यहाँ से यहाँ तक की रहेगी। तो हम क्या करते हैं, बाई यहाँ पे ले लेते हैं। ये सब क्यों लिख रहे हैं, ये इसलिए लिख रहे हैं, इनका यूज होगा जब कर्वेचर का सेंटर फाइंड करें तो इनका सबका यूज होगा, इसलिए ले रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, परपेंडिकुलर एंगल क्या कितना बताता है, बताओ, 90 डिग्री का बताता है। तो हमने ये रंग दिया है, ठीक है, ये 90 डिग्री का है। तो दो बातें ध्यान रखना डायग्राम में, क्या दो बातें ध्यान रखना, अपने पास से सेंटर लेट करना है, एक बात हो गई। अब दूसरी जो बात है, एंगल लेट करना है, समझ गए, एक सेंटर लेट करना है और एक एंगल, ये हमने एंगल साई ले लिया, ठीक है। ये दो बातें आपको ध्यान रखना है, एक एंगल और एक सेंटर अपने पास से। बाकी ये सब जानते हो, टेंजेंट पॉइंट है, ये कर्व का इक्वेशन, ये सब आप 12.1 के बेसिक में पढ़ चुके हो, समझ गए। इतना डायग्राम बना लो। अब अल्फा और बीटा की वैल्यू निकलवाएंगे, ठीक है। तो इसको हम रफ करेंगे, ये तोड़, ये क्या है जो रफ कर रहे हैं, ये तोड़ है। तो अगर अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो को, सभी स्टूडेंट लाइक कर दो, दबा दबा के लाइक ठोको भाई, ठीक है। अब देखो भाई, सबसे पहले क्या लिखना है आपको, द गिवन कर्व, क्या लिखना है, द गिवन कर्व। कर्व क्या है, y के इक्वल एफ एक्स, यही है, y के इक्वल एफ एक्स। अगर आपसे ये कहें किस फॉर्म में, तो आप बताओगे कार्टेशियन फॉर्म में है। पूरी एक्सरसाइज की अगर बात करें 12.4 की, जब क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे तो आपको कार्टेशियन फॉर्म में क्वेश्चन मिलेंगे, समझ गए, पोलर फॉर्म के नहीं मिलेंगे, आर थीटा वाले क्वेश्चन नहीं है, एक्स एंड वाई वेरिएबल वाले क्वेश्चन है। तो कार्टेशियन फॉर्म में है। अब आपसे ये कहें कि ये रो जो होता है एक्स एंड वाई वेरिएबल में जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, बताइए भाई। हमने 12.1 में बताया था कार्टेशियन फॉर्म में रो की वैल्यू। तो बताइए भाई, कार्टेशियन फॉर्म में रो की वैल्यू हम आपको बताते हैं। यहाँ पे लिख लो, वी नो दैट रो के इक्वल होता है 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स की होल पावर 2, और इसकी कितनी होती है 3/2, अपान में d2 y के अपान में dx स्क्वायर, यही होती है, ठीक है। 12.1 का बेसिक है ये। तो अगर कर्व का इक्वेशन x एंड y वेरिएबल में है तो रो के इक्वल इतना होता है। अब मेरे प्यारे बच्चों, एंड टेन साई बताओ, टेन साई क्या होता है, क्योंकि एंगल लेट क्या है, ये साई, ये क्या लेट किया है, एंगल साई लेट किया है। तो टेन साई के इक्वल क्या होता है, बता भाई। कार्टेशियन फॉर्म में बताना एक्स एंड वाई वेरिएबल में, तो आप बताओगे डी वाई अपॉन डी एक्स होता है या नहीं, डी वाई अपॉन डी एक्स। ये कथा कहाँ पढ़ी थी, टेन साई 11.4 का बेसिक था ये, हाँ 11.4 का बेसिक था या नहीं। तो भाई ये सब पीछे का है, हमने पहले ही आपको बताया है कि पढ़ाई क्या होती है, बताइए। पढ़ाई एक ज्वाइंट है, अगर आपने पीछे का पढ़ा है ना तो आगे दिक्कत नहीं आएगी, चाहे क्लास कोई सा हो, चाहे 10th में पढ़ रहे हो, चाहे 12th में पढ़ रहे हो, चाहे फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हो, चाहे BSc में पढ़ रहे हो भाई,
पढ़ाई एक ज्वाइंट है। जो बच्चा ध्यान रखता है दिमाग में तो वो बच्चा क्या होता है, अच्छा बच्चा होता है, पढ़ने वाला होता है। लोग कहते हैं ऐसा लोग कहते हैं कि ये बच्चा पढ़ने में ठीक ठाक है। क्यों है ठीक ठाक? क्योंकि वो पढ़ा हुआ याद रखता है। पढ़ा हुआ याद रखता है तो वो बच्चा ठीक ठाक है पढ़ने में। और जो भूल जाता है ना, दिमाग से पढ़ा हुआ निकल जाता है, तो उसको लोग बोलते हैं ये बच्चा बेकार है, पढ़ने में ठीक नहीं है। लेकिन पढ़ते इक्वल हैं। मतलब अगर आप कोचिंग जाते हो, 1 घंटे की क्लास लेते हो, तो सारे बच्चे जो बैठते हैं 1 ही घंटा पढ़ते हैं। अच्छे बच्चे भी पढ़ते हैं और गाउदे बच्चे भी पढ़ते हैं। लेकिन जिसको याद रहता है ना, तो वो टैलेंटेड स्टूडेंट कहा जाता है। तो याद करने का मीन्स यही है। अगर हमसे पढ़ रहे हो, हम बताते हैं कि जो हम ये चीज़ें बताते हैं ना, कुछ तो आपको पहले से आती हैं, क्योंकि चैप्टर 11 कंप्लीट करवा चुके हैं, टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो कुछ उसका बेसिक यहाँ पे आ गया है, और कुछ नई बात ये अल्फा कहाँ बीटा जब निकलवाएंगे ये आपको सीखना है। बाकी तो वही है। बाकी इसमें क्या अलग है बताओ? ये टेंजेंट लाइन भी आपको पता है, कर्व भी पता है कैसे ड्रा किया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, पीछे का पता है तो आगे दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो भाई, अब ये हम ट्रायंगल लेंगे, क्यों? राइट एंगल ट्रायंगल है समकोण। तो यहाँ पर हमको 2 साइडें तो मिल ही जाएंगी इस टेन से, क्योंकि यहाँ पे साई है तो यहाँ पर भी साई है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? देखो, dy के अपॉन dx ऊपर लिख लिया, ठीक है, और नीचे हमने क्या कर लिया 1। अब बताओ, टेन साई होता है लंब बटे आधार, तो लाल बटे कक्का से कुछ लोग ऐसे लिखते हैं लंब बटे आधार। कुछ जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो जो भी आपको पता हो उसी से हम लिख रहे हैं। ये पता है तो इससे लिख लो, इसे ये पता है तो इससे लिख लो। इसका कोड होता है LAL, लाल बटे कक्का, ठीक है। तो लाल बटे कक्का भी लोग कहते हैं, बहुत से टीचर पढ़ाते हैं। तो देख लो, नया बताते हैं भाई ये भी। लाला आम लाया, कच्चा कच्चा आम। नई ट्रिक भाई निकाली है, क्योंकि जो सब पढ़ा रहे हैं वो मेरे खून में नहीं है जो हम पढ़ा दें। किताब वाला क्या है? ये किताब है। अब किताब वाला छापेंगे, आप पढ़ोगे हमसे? पढ़ोगे? हमें पता है अगर किताब वाला भी छापे फिर भी आप लोग पढ़ोगे हमसे। बहुत से टीचर छापते हैं ऐसे बुक से देख के, वो बेकार की पढ़ाई होती है। जो किताब वाला छापता है वो क्या होता है? बेकार टीचर होता है भाई। वो 50 रुपए का टीचर होता है। मैंने कभी भी बुक का नहीं छापा है, बताओ। अपने पास से ये सब एकदम सिंपल बता देंगे। बुक का कोई हिसाब नहीं है। ये बुक जो हमने दिखाई थी, ये तो मोह माया है भाई। बुक से आज तक कोई टॉपर बन पाया है भाई? जो बता दें उसको सीख लो, अपने आप टॉपर आ जाओगे। क्योंकि क्लास 12th की कहानी सबको पता है। रैपिड फायर, जिंदा दिमाग कुछ भी कर सकता है भाई। जिंदा दिमाग कुछ भी कर सकता है। अगर मरा दिमाग है, बेकार दिमाग है, तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो भाई लाला आम लाया, कच्चा कच्चा आम। तो देख लो भाई, ये एंगल साई है, इसके अपोजिट परपेंडिकुलर है, और 90 के अपोजिट क्या है? हाइपोटेनस। तो हमें लंब और आधार चाहिए, परपेंडिकुलर और बेस चाहिए। तो इसके सामने परपेंडिकुलर ये dy अपॉन dx लिख लो। यहाँ पे क्या लिखते हैं? dy के अपॉन में dx, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिखा? dy के अपॉन dx, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की ये लेंथ है, और इसको पॉइंट डाल दो भाई, r डाल दो, r। समझ गए? ये आपने क्लियर किया कि सर जो 10 है ना, लाल बटे कक्का से ट्रायंगल में हमने यूज कर लिया। अब आपसे ये कहेंगे यहाँ पर बेस है, लिख दो, क्योंकि ये तो आपको पता ही है। यहाँ से यहाँ तक की, मतलब R से P तक की ये, और ये। अब ये निकाल दो, ये निकालो। राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम कर लो यूज और निकाल दो। तो इसका स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर होता है, फिर पावर हट जाती है, रूट आ जाता है।
तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं 1 प्लस डी वाई के अपॉन में डी एक्स। आप लोग लिखो, जल्दी लिखो, जो लिखवा रहे हैं उसे लिखो, डी वाई के अपॉन डी एक्स, ठीक है, ये आ जाएगा और ये रूट आ जाएगा, तिरछा लिख रहे हैं, ठीक है, ये निकलेगा, ठीक है। अब निकलवाते हैं साइन साई और कॉस साई, यूज है ना, अल्फा और बीटा की वैल्यू निकलवाएंगे तो यूज है। तो साइन साई बताइए, तो ट्रेंगल ले लो यहाँ पे, फ्रॉम राइट एंगल ट्रेंगल कौन सा है, CRP, CRP। तो अगर हम साइन साई की बात करेंगे तो क्या होता है, लंब बटे कड़ होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है ना। तो ये और ये ले लो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लिख देते हैं डायरेक्ट साइन, ऊपर लिखते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, और नीचे लिखते हैं 1 प्लस रूट में 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। देख लो भाई, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है, ओके। आज इंक बहुत फैल रही है, क्या बात है भाई, यहाँ पर भी फैल रही है, हमें यही ड्रामा करना पड़ेगा भाई। लो ड्रामा क्या है, थोड़ा ठीक है, हो गया। अब देखो कॉस की बात करें, यहाँ पे कॉस की बात करें, कॉस साई बताओ क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ठीक है, आधार बटे कड़, देख लो कहाँ है आधार बटे कड़, ये आधार है और ये कड़ है। तो 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब इतना नोट करो, अब हम अल्फा और बीटा की वैल्यू निकलवाएंगे, जल्दी नोट करो सभी स्टूडेंट, मजा आ रहा है तो लाइक ठोक दो, फटाफट लाइक किया करो, दबा दबा के बटन को ऐसे ऐसे फोड़ दिया करो, ठीक है। अब इसको हम रफ करते हैं, अब बात करेंगे अल्फा की, तो नोट कर लो भाई, रैपिड फायर। इसको हम रफ करते हैं और बढ़ते हैं आगे। अल्फा देख लो कहाँ से कहाँ तक बताया है, डिस्टेंस देख लो, अल्फा की डिस्टेंस देख लो। तो यहाँ पे लिखना है अब 9 के बाद अल्फा। तो देखो भाई अल्फा की डिस्टेंस ये है, ये अल्फा ON लिख लो, ON। अब ON की अगर हम आपसे पूछें वैल्यू निकालो तो आप क्या बताओगे, ON की निकालोगे, ज़्यादा में से कम को माइनस कर लो, ओरिजिन से यहाँ तक और माइनस कर दो NM, ठीक है। ON जो होगा OM माइनस, देखो OM में से ये माइनस, ये वाली माइनस कर दो तो इसके इक्वल आएगी ON, ठीक है। NM माइनस कर दो तो NM, ठीक है। अब OM कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x है, तो x हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है, और अल्फा लिखते रहो, ठीक है। NM, अब NM कैसे निकालोगे, अब हम NM बताते हैं, यहाँ से नहीं निकाल पाओगे NM, मतलब ये जो x एक्सिस है यहाँ से नहीं निकाल पाओगे, तो इस ट्रायंगल में आ जाओ। कैसे आओगे, ये NM किसके इक्वल होगा, RP के, तो NM जो है पहले RP के इक्वल कर लो, ठीक है, RP के इक्वल कर लो, ठीक है। अब बताओ भाई RP की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो देखो RP की साइड देखो ये है, तो अगर हम आपसे ये कहें कि ये परपेंडिकुलर है एंगल के अपोजिट और हाइपोटेनस क्या है, CP है, ये देखो हाइपोटेनस क्या है, CP है, CP। तो इसकी वैल्यू तो आपको पता है, ये वाली लेंथ देखो रो, क्योंकि रो की वैल्यू हम पहले निकलवा चुके हैं तो इसका यूज कर लेंगे, समझ गए। तो हम क्या करेंगे, साइन साई ले लेते हैं यहाँ पे, साइन साई, तो परपेंडिकुलर RP हाइपोटेनस CP, और CP की जो वैल्यू है वो रो है, क्रॉस इनटू करके रख दो यहाँ पे, तो RP निकलेगा रो साइन साई, RP निकलेगा रो साइन साई, ठीक है। हमने CP का क्रॉस इनटू कर दिया और CP की वैल्यू रख दी, ये रो, दोबारा बना दें रो, चलो भाई दोबारा ले लो रो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यही RP की वैल्यू रखना है, रो साइन साई।
अब रो और साइन साई की वैल्यू हम निकलवा चुके हैं, अब उसका यूज करेंगे। तो देखो यहाँ पे अल्फा के इक्वल लिख लो एक्स माइनस, तो रो क्या था 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स की होल पावर 2 और इस पूरे की पावर 3/2 अपान में d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इसकी साइन साई की वैल्यू निकलवाई थी, आप लोग देख के लिख लो, हम बगैर देखे लिख देते हैं। तो बगैर देखे का मतलब है मेरे दिमाग में है सब कुछ, ठीक है। 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स की होल पावर 2, यही साइन साई की वैल्यू निकलवाई थी जो हम रफ कर चुके हैं। अब देखो ये और ये सेम है, इसकी होल पावर देखी जाए तो 1/2 है और इसकी 3/2। अगर 3/2 में 1/2 माइनस करेंगे तो 2/2 मिलेगा और 2/2 तो 1, तो 1 पावर उसकी आ जाएगी। तो अल्फा के इक्वल हम लिखेंगे एक्स माइनस, इसको आगे लिख लो, हमने डी वाई के अपॉन डी एक्स आगे लिख लिया और ब्रैकेट में देख लो तो 1 प्लस का डी वाई अपॉन डी एक्स की होल पावर 2, थोड़ा छोटा इसे लिख दें क्योंकि यहाँ पर तो माइन है भाई, क्योंकि यही आपको याद करना पड़ेगा, ये हम छोटा लिख देते हैं, ठीक है। तो इसकी पावर इतनी है और अपान में क्या है ये लिख लो d2y के अपान में dx स्क्वायर, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, ये अल्फा निकल आया। अल्फा क्या निकल आया? इतना जितना हमने बताया है हम लिखते हैं। और अल्फा को हम क्या करते हैं, ये बॉक्स में ले लेते हैं। ये क्या आया है? अबसिसा निकला है। क्या निकला है मेरे प्यारे बच्चों? अबसिसा निकला है, अबसिसा। और अबसिसा की कहानी एकदम सिंपल है, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, ये फार्मूला है। ये क्या है? फार्मूला। जैसे अल्फा की वैल्यू निकलवाई है तो ये है फार्मूला, ठीक है। ये है फार्मूला, इसको याद कर लेना, समझ गए? एकदम सिंपल तरीके से निकलवाया है। और ये आया हुआ है, देख लो, मेरठ यूनिवर्सिटी में 2008 में ये पूछा गया था। तो अभी तो हमने अबसिसा निकलवाया है, भुज बोलते हैं, अभी बीटा बचा है, ऑर्डिनेट कोटि बोलते हैं। तो भाई अब बीटा ले लेते हैं, करते हैं सॉल्व। आप लोग क्या करो, इसे नोट करो जल्दी, रैपिड फायर भाई, नोट करो जल्दी। चलो भाई कैप गिर गया था, इसको हम रफ कर दें। चलो इसको हटा देते हैं। अब एंड करके लिखना है। क्या लिखना है? एंड करके। इसको रफ करते हैं। चलो भाई लिख लो यहाँ पे, एंड बीटा के इक्वल। देखो भाई बीटा कहाँ से कहाँ तक है। अगर हम बीटा की बात करें, सी से लेके यन तक बोला गया है, ठीक है। सी से लेके यन तक बोला गया है, ठीक है। लिख लो क्या है, सी से लेके यन तक। अब सी एन के दो पार्ट हैं, देखो, एक है एन आर और दूसरा जो पार्ट है सी आर है। एन आर प्लस सी आर, क्योंकि दो पार्ट हैं, दोनों को प्लस कर देते हैं। एन आर और प्लस का सी आर, ठीक है। आर सी लिख लो, जैसे इसको हमने एन आर लिखा, चाहे आप आर एन लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। एन आर प्लस का सी आर। तो बताओ एन आर एन से लेके आर तक डिस्टेंस ये रही, ये बाई है, देखो ये वाली, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की जितनी डिस्टेंस है ना उतनी यहाँ से यहाँ तक है, तो बाई रख लो। और प्लस सी आर कैसे निकालोगे? देखो सी आर यहाँ पे आते हैं, सी आर ये बेस है, तो बेस किस में आता है? ये हाइपोटेनस तो लेना ही लेना है, हाइपोटेनस तो लेना ही लेना, इतना ध्यान रखना है। जैसे अल्फा निकलवाया था ना, तो उसमें हमने हाइपोटेनस भी रखा था,
रखा था ना, और हमें आरपी की वैल्यू चाहिए थी। तो ऐसे ही आपको अगर सीआर की वैल्यू चाहिए तो हाइपोटेनस तो लेना ही लेना है। तो बेस और हाइपोटेनस किस में आता है? कॉस में आता है। तो अगर हम कॉस आई की बात करें, कॉस आई बेस है मेरा सीआर है, बेस सीआर है, और हाइपोटेनस क्या है? सीपी है। और सीपी की वैल्यू ये वाली लेना है, ये रो, तो क्रॉस इनटू कर दो, किसका? इसका इसमें कर दो, लेकिन वैल्यू रख लेना, रो रख लो सीपी के स्थान पे कॉस आई, ठीक है। तो रो कॉस आई, ठीक है, ये बीटा के इक्वल चल रहा है। अब देखो रो की वैल्यू बताइए, पहले ही निकलवा चुके हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स की होल पावर कितनी है? 2, और 3/2 अपान में d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब ये बताइए कॉस आई क्या निकलवाया था? हमको याद है, आप लोग देख के लिखना। तो 1/रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स की होल पावर 2, यही कॉस आई के इक्वल निकलवाया था, जो रफ कर चुके हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे 3/2 है, यहाँ पे होल पावर 1/2 माइनस कर लो। अगर 3/2 में 1/2 माइनस करेंगे तो 2/2 मिलेगा, तो 2/2 तो 1 हुआ, तो इसकी होल पावर कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी ना, ठीक है। तो लिख लो 1, बीटा के इक्वल y प्लस 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स की होल पावर 2, चाहे ब्रैकेट लगाओ या ना लगाओ, ठीक है। अपान में देखो, अपान में क्या आएगा? जैसे का तैसा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये फार्मूला बोलेंगे इसको, ये हमने निकाल लिया है। क्या निकाल लिया बताओ? ऑर्डिनेट निकला है, ऑर्डिनेट निकला है, कोटि बोलते हैं। तो भुज पहले ही निकलवा दिया था, उसको भी डायरेक्ट याद रखना है, और ये कोटि बीटा निकलवाया है, तो इसको भी ध्यान रखना है, क्योंकि कर्व आपको मिलेगा, सर्किल है, इलिप्स है, तो उसका सेंटर निकाला जाएगा। तो इस फार्मूले का यूज करेंगे, एक बीटा और एक अल्फा का। अगर ये मेथड आपको समझ में आया हो जैसे हमने निकलवाया है, तो लाइक कर दो दबा दबा के भाई वीडियो को, ठीक है। अब बताते हैं सेकंड रूल, सेकंड रूल बताते हैं। ये तो कंप्लीट हुआ, अब इसको हम रफ करते हैं। अब इसको क्या करते हैं? रफ करते हैं। चलो भैया सेकंड रूल आपको बताते हैं। यहाँ पे नंबर 2 डाल दो और इसको भी हटा दें। तो भाई आपको समझ में आ रहा होगा तो कमेंट कर दिया करो, वीडियो को जरूर लाइक किया करो। सभी स्टूडेंट वीडियो को दबा दबा के लाइक करो भाई। अब यहाँ पे लिख लो सेकंड रूल पे क्या लिखना है? इवोल्यूट ऑफ ए कर्व, इवोल्यूट ऑफ ए कर्व। इसको और करके भी लिख देते हैं, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। तो और करके, ये तो सिंबल आपको पता है या का होता है, ये सिंबल खड़ा खड़ा या का होता है। तो हम और करके आपको बताते हैं, लिख लो आप लोग लिखो भाई, इक्वेशन ऑफ द इवोल्यूट ऑफ ए कर्व। तो यहाँ पे लिखते हैं इक्वेशन ऑफ द इवोल्यूट ऑफ ए कर्व। सभी स्टूडेंट हेडिंग डालो। इतना ध्यान रखना, जब क्वेश्चन करवाएंगे ना तो या तो ये पूछेगा इक्वेशन ऑफ द इवोल्यूट ऑफ ए कर्व, या तो ये पूछेगा इवोल्यूट ऑफ ए कर्व। ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन बढ़ गया। ठीक है भाई।
जैसे अगर हम बात करें एवलूट की, तो क्या होता है इसमें, जैसे आपको चेंज करना है। जैसे अगर हम सेंटर की बात करें, ये तो सभी में मिलेगा जितने रूल करवाएंगे, जैसे 3 करवाएंगे तो तीनों में सेंटर का तो यूज होगा, तो यहाँ पर भी होगा। यहाँ पे थोड़ा लिखते हैं फिर समझा देते हैं। तो यहाँ पे लिख लो द लोकस ऑफ द सेंटर अल्फा कामा बीटा ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कर्व is called एवलूट ऑफ ए कर्व। ठीक है, और करके लिख देते हैं, ये वाला लिख लो, चाहे इतना ही छोड़ दो चाहे लिख लो भाई। और यहाँ पे 8 लिख लो, 8 x कामा y, क्या लिख लो, x कामा y। पॉइंट तो है नहीं, जैसे पॉइंट होता तो हम लिखते हैं, कर्व है, कर्व का इक्वेशन x एंड y में ही मिलेगा, तो इतना ही छोड़ दो। अगर इसको लिखो तो लिख लो, चलो और करके लिखवा देते हैं। इक्वेशन ऑफ द एवलूट ऑफ ए कर्व। ठीक है, ये है डेफिनेशन, मेन है ये लोकस, ये आपको समझना है। क्या समझना है? लोकस। लोकस का मीन्स ये होता है, जैसे कोई भी इक्वेशन है, उसमें आपको वेरिएबल चेंज करना है, वो आप रिप्लेस कर सकते हो। 11th क्लास में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कोनिक सेक्शन में। लोकस को बोलते हैं बिंदुपथ। लोकस को क्या बोलते हैं? बिंदुपथ बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। लोकस को बिंदुपथ बोलते हैं। और किसका बताया? अल्फा का बीटा का, मतलब सेंटर का बताया है। तो सेंटर का अगर बताया कि लोकस हमको निकालना है, तो ये होता है कि अल्फा के स्थान पे आपको x रखना है और बीटा के स्थान पे आपको क्या रखना है? y रखना है। किसी का बोल दे, जैसे लोकस है, यहाँ पे सेंटर का बोला है तो अल्फा बीटा है, तो अल्फा के स्थान पे x आपको रख देना है और बीटा के स्थान पे y रख देना है। आपको इक्वेशन मिलेगा, कर्व का इक्वेशन मिलेगा अल्फा एंड बीटा में। तो जहाँ पे अल्फा होगा x रख देंगे और बीटा होगा y रख देंगे। और ये रिप्लेस का सिंबल है, दोनों तरफ मुंह है, इसको क्या बोलते हैं? जैसे हम इसके वर्ड बनाते हैं, अल्फा इज रिप्लेस y x। मतलब अगर ऐसा कहीं लिखा है तो इसका मीन्स यही होता है, अल्फा इज रिप्लेस y x। तो हमने ऐसे लिख दिया, ऐसे नहीं लिखा। तो समझ गए? किसी का भी अगर कह दे लोकस निकालिए, तो आपको वेरिएबल चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पे बोला है किसका? कर्व का। तो एवलूएट जो है कर्व का निकालना है। एवलूट का मतलब जो होता है, इवलूट भी पढ़ते हैं, और ठीक है, तो लोकस, ठीक है, लोकस सेंटर अल्फा का बीटा, तो ऐसे करके आपको निकालना है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? इवलूट ऑफ ए कर्व। कर्व का इवलूट आपको फाइंड करना है। तो इवलूट का मतलब यही होता है कि लोकस, इवलूट का मतलब क्या होता है? लोकस होता है सेंटर का। यहाँ पे बात बताइए सेकंड रूल में, लोकस होता है किसका? सेंटर का। तो ऐसे करके आपको चेंज करना है अल्फा एंड बीटा, समझ गए? और यहाँ पर कोई दूसरा पॉइंट नहीं मिलेगा जिसका आपको लोकस पूछ ले। क्वेश्चन की बात करें, जब क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे एक्सरसाइज 12.4 के, तो केवल यही चलेगा, अल्फा बीटा ही चलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो समझा दिया है। अब हम बात करेंगे थर्ड रूल की, लिख लो, सर्किल ऑफ कर्वेचर। कभी कभी क्या होता है, सर्किल का मतलब कर्वेचर जो है, कर्वेचर तो आपको पता है, कर्वेचर है तो कर्व है, कर्व है तो सेंटर होगा, ठीक है।
उसको और करके बताएंगे। जैसे यहाँ पे इक्वेशन ऑफ द इवोल्यूट ऑफ ए कर्व, तो इक्वेशन तरीके से आपको उसमें बताएंगे। जैसे यहाँ पर भी इक्वेशन से अगर हम आपको समझाएं, जैसे अल्फा -1 का होल स्क्वायर और बीटा +2 का होल स्क्वायर इक्वल रेडियस। रेडियस क्या लेना है, अरे कुछ भी ले लो, पंदा ले लो, ठीक है। कहने मतलब है जैसे अल्फा और बीटा आपको दिख रहा है, अगर इवोल्यूट आपको फाइंड करना है तो लोकस होता है सेंटर का, तो यहाँ पे क्या कर देना है, अल्फा के स्थान पे x कर देना और बीटा के स्थान पे y कर देना है, बस छोड़ देना है, इतना काम है सेकंड रूल में, बस और क्या। ऐसे इक्वेशन आपको मिलेगा अल्फा एंड बीटा में, x एंड y में चेंज करना है। अब बताते हैं नेक्स्ट, इसको रफ कर देते हैं। तो इतना ध्यान रखना है कि सेंटर का यूज सभी रूल में है। जैसे यहाँ पे हम 3 रूल करवाएंगे, तीनों में सेंटर का जरूर यूज होगा। तो नंबर 3 यहाँ पे डाल देते हैं, यहाँ पे क्या डाल देते हैं, नंबर 3, ठीक है। क्या बताया था, सर्किल ऑफ कर्वेचर, सर्किल ऑफ कर्वेचर, इसको भी लिख लो इक्वेशन ऑफ द सर्किल, यहाँ पे सर्किल कर देते हैं और करके लिख लो सर्किल ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे कर्वेचर लिख लो, ठीक है। यहाँ पर आपको ये लिख लेना है, बाकी तो सब ठीक ठाक है। तो हेडिंग भी डाल लेना है ऐसे करके, इक्वेशन ऑफ द सर्किल ऑफ कर्वेचर। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम केवल और केवल सर्किल की बात करें, शंकु परिच्छेद आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में, कोनिक सेक्शन, तो वहां पे x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये सर्किल का इक्वेशन है, किसका इक्वेशन है, सर्किल का। तो सेंटर बता दीजिए, तो आप बोलते थे एच कमा के, और रेडियस त्रिज्या बोलते हैं। तो रेडियस क्या, ये पावर हटा के लिखी जाती है, पावर हटा के लिखी जाती है। तो ये सब आपको पहले से पता है, कोनिक सेक्शन पढ़ा होगा क्लास 11th में, शंकु परिच्छेद बोलते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज बताएंगे, क्यों, क्योंकि सेंटर का यूज होगा अल्फा एंड बीटा। तो ऐसा ही लिखा जाएगा, केवल H के स्थान पे अल्फा आ जाएगा और K के स्थान पे बीटा आ जाएगा, और A के स्थान पे ये रो आ जाएगी, क्योंकि ये रेडियस है, किसकी है, कर्व की रेडियस है, समझ गए। तो लिख लो इक्वेशन ऑफ सर्किल, इक्वेशन ऑफ सर्किल x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल रो स्क्वायर, क्योंकि वहां पर रो है रेडियस, तो रो आपको लेना है। अब देखो, ये जो इक्वेशन है, इसी इक्वेशन को बोलते हैं सर्किल ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्किल ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो यहाँ पे लिख लो इज कॉल्ड सर्किल ऑफ कर्वेचर, और करके भी लिख लो, उसको भी लिख लो और करके, इक्वेशन ऑफ द सर्किल ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और यहाँ पर ये भी लिख लो भाई, अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर लिख लो, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और अगर रो की बात करें, ये क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे लिख लो रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये तो आपको पहले से पता था कि रो को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर।
अल्फा बीटा सेंटर ऑफ कर्वेचर पहले रूल में आपको निकलवाए थे, अल्फा और बीटा की वैल्यू। तो भाई कितने रूल बताए थे हमने? 3 बताए थे, तीनों हो गए हैं। इसमें अगर समझो तो समझो भाई, ये आपको याद रखना है, ये इक्वेशन याद रखना है, ठीक है। इसी को तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सर्किल ऑफ कर्वेचर। इसी का यूज होगा जब क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, इसी का यूज होगा, निकल आएगा सर्किल ऑफ कर्वेचर। तो इस क्लास में यहीं तक रखते हैं भाई, अगली क्लास लाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। इस क्लास में यहीं तक रखते हैं। तो ये मेरी क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।